बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नेंस के ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियोस करते रहते हैं जो इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं, उसके बारे में एक बर्ड्स आई व्यू पेश करते हैं। आज हम गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो सीएसएस के ऑफिसर्स और पीएमएस के ऑफिसर्स के दरमियान है, उसके ऊपर बात करेंगे। सीएसएस का एक ग्रुप पीएएस या डीएमजी सूबों में सूबाई पोस्ट पर तैनात होता है, जिसकी वजह से सूबाई सर्विसेज जिसमें पीएमएस है, बीसीएस है, पीएसएस है, पीसीएस है, पीएसएस है, जो मुख्तलिफ सूबों में काम करते हैं, उनके दरमियान एक झगड़ा रहता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेके, शेड्यूल ऑफ पोस्ट को लेके और बाकी मामलात को लेके। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिविल सर्विसेज की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज है वो एक कॉलोनियल स्कीम रिजर्वेशन ऑफ प्रोविंशियल पोस्ट फॉर सेंट्रल सर्विसेज पे कायम है कि प्रोविंसेस की सर्टन पोस्ट को फेडरल सर्विसेज के शेड्यूल या केडर में मुख्तस कर दिया जाता है, रिज़र्व कर दिया जाता है, और फेडरल सिविल सर्विसेज के लोग उन सीट्स पे आके विराजमान होते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली भी रहती है और बाकी मसाइल भी आते रहते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान में सीएसपी कंपोजिशन एंड कार्डर रूल जो 1954 में इशू हुए थे, उनकी पोजीशन क्या है। आपके लिए बात हैरानगी का बाइस होगी कि पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज हैं, सीएसपी कंपोजिशन एंड कार्डर रूल्स, जिसको पहले सीएसपी कहते थे, बाद में डीएमजी और अब पीएस कहते हैं, ये इनेक्टमेंट या एक्ट के ज़रिए मार्ज वजूद में नहीं आई, बल्कि एक एग्रीमेंट के ज़रिए मार्ज वजूद में आई है। अगर आप सीएसपी रूल्स शुरू में पढ़ें तो उधर ये लिखा होगा कि चारों सूबे उस वक्त के, जिसमें बंगाल भी शामिल था, वो एग्रीड हुए हैं एक सर्विस को जिसे सर्विस ऑफ द फेडरेशन कहा गया, सीएसपी, और उसमें प्रोविंशियल पोस्ट जो थी वो रिज़र्व कर दी गई सीएसपी के शेड्यूल या केडर के लिए। अब ये रिजर्वेशन ऑफ प्रोविंशियल पोस्ट फॉर सेंट्रल सर्विसेज या रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की जो स्कीम है, उसको 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके सेक्शन 10 के तहत ख़त्म कर दिया गया था। पाकिस्तान में बाद में जितने भी आइन आए हैं, आइन सबसे सुपीरियर इदारा है, सबसे सुपीरियर फोरम है और सबसे सुपीरियर लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन जो है वो सुप्रीम है तमाम इदारों के ऊपर, तमाम लॉज के ऊपर, और समाजी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम का, जिसमें अवाम की पॉलिटिकल, सोशल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल जो एस्पिरेशंस हैं उनका इजहार होता है। 1956, 1962, 1973, बल्कि 18th अमेंडमेंट के बाद जितने भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं, जो सुपीरियर लॉ है, उसमें रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक स्कीम को प्रोटेक्शन ही हासिल नहीं है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। और ये एक खुद एक मुज़क्किर खेज़ बात है कि 1954 के रूल्स अभी तक इम्प्लीमेंट हैं, जबकि पाकिस्तान में 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 1954 के रूल्स जो एक एग्रीमेंट के ज़रिए आए और ऐसी कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में या लेजिस्लेशन में जिसको प्रोटेक्शन नहीं मिली, वो 2024 में 18th अमेंडमेंट के बाद ये 2023 में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को लेके जहाँ मसाइल हैं, वहाँ पे शेड्यूल ऑफ पोस्ट के भी बहुत सारे मसाइल हैं। प्रोविंशियल सर्विसेज ये कहती हैं कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, ख़ास तौर पर हायर ग्रेड्स की, वो डीएमजी अपने पास ले जाती है या पीएस ले जाती है, और उनके लिए बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो निचले ग्रेड्स की रहती हैं, बड़े ग्रेड्स की नहीं रहती। वो ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये उनका ही राइट है कि वो सूबे में काम करें, वो सूबे में पीएएस काम नहीं कर सकती। फिर अगर वो काम भी करती है तो फिर जितनी भी हायर पोजीशन की पोस्ट हैं उन्होंने अपने सब केडर्स के लिए रिज़र्व की गई हैं। पैस का ये ख्याल है, क्योंकि पीएमएस और जो पैस का झगड़ा है वो कोर्ट्स में भी है, और जो पैस का रिप्लाई है सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन है और उनकी सूबों में एग्जिस्टेंस जो है वो सूबों के लिए और वफाक के लिए ज़रूरी है। एक उनकी ये कंटेंशन है, और दूसरी उनकी ये कंटेंशन है कि वो ऑल पाकिस्तान सर्विस है, और ऑल पाकिस्तान सर्विस उनके मुताबिक कहीं भी काम कर सकती है, चाहे वो सीसीआई है, चाहे वो सूबा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो फेडरेशन या वफाक है। इसके अलावा उनकी ये कंटेंशन है कि जो 1954 के रूल्स हैं उनको हर लिहाज से प्रोटेक्शन है, वो सेविंग क्लॉज के ज़रिए प्रोटेक्ट किए गए हैं और अभी तक भी लीगली कॉम्पिटेंट है इम्प्लीमेंट होने के लिए।
जबकि पीएमएस का इसके ऊपर आर्गूमेंट दूसरा है। अब हम इन जो आर्गूमेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी आईनी बहस कर लेते हैं। पीएस का या डीएमजी का सबसे पहले कहना कि वो ऑल पाकिस्तान सर्विस हैं और वो कहीं भी तैनात हो सकते हैं, इसकी कानून और आइन में उनकी इंटरप्रिटेशन के लिहाज से कोई हैसियत नहीं। ऑल पाकिस्तान सर्विस 240 आर्टिकल के मुताबिक एक ऐसी सर्विस होगी जो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान होगी, कॉमन होगी, मुश्तरका होगी। अब हम देखते हैं कि मौजूदा आइन में 18th अमेंडमेंट के बाद वो कौन सी जगह है जहाँ पे सूबे और वफाक आपस में कॉमन है या मुश्तरका तौर पर काम करते हैं। वो जगह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। तो ऑल पाकिस्तान सर्विस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगी। अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पढ़ें, उसका जो पार्ट 2 है, उसके जो 18 सब्जेक्ट्स हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को इंटरेस्ट किए गए हैं कि उनकी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑल पाकिस्तान सर्विस जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। वो तमाम जगह जहाँ पे फेडरेशन और प्रोविंसेस आपस में मिलते हैं वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। सूबों में रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट ऑल पाकिस्तान सर्विसेज को जस्टिफाई नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। एग्जेक्टिव को देखें तो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है और जो परमानेंट एग्जेक्टिव है उनको एक ही लेजिस्लेचर से निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर प्रोविंशियल असम्बली वज़ीर आला को मुंतखब करती है तो फिर चीफ सेक्रेटरी को भी सूबाई असम्बली ने ही मुंतखब करना है, क्योंकि एग्जेक्टिव अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव किसी एक लेजिस्लेचर से डिराइव हो जबकि परमानेंट या ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव दूसरे लेजिस्लेचर से हो। तो ये जो एग्जेक्टिव अलाइनमेंट है इसके ऊपर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। और अगर आप आर्टिकल 240 देखें तो वो सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि पाकिस्तान के आइन के पिलर्स जो हैं कि पाकिस्तान फेडरेशन और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से मुराद ये है कि एग्जेक्टिव को लेजिस्लेचर या मुकन्ना पैदा करेगी। अब जो उनका दूसरा कंटेंशन है कि फेडरेशन के लिए उनका सूबों में काम करना ज़रूरी है, उसकी भी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत उस लिहाज से नहीं है। आप ये देखें कि डोमेन्स जो हैं वो वाज़े हैं, एक फेडरल डोमेन है और एक प्रोविंशियल डोमेन है। बल्कि पाकिस्तान के वफाक की हसासियत को देखते हुए एक कॉमन डोमेन भी बनाई गई है जिसे हम CCI कहते हैं। तो पाकिस्तान मजबूत होगा CCI को फंक्शन करके। सूबों को रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के ज़रिए काबू करके कभी भी पाकिस्तान बतौर फेडरेशन कामयाब नहीं होगा। इसलिए CCI और जो दूसरे कॉमन जो इदारे हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन इंतज़ामी तौर पे मजबूत होगी। वैसे फेडरेशंस इंतज़ामी तौर से ज़्यादा कल्चरली, सोशली जो है वो ज़्यादा मजबूत होती हैं और पॉलिटिकली। एक मजबूत फेडरेशन के लिए फेडरल पार्टीज़, एक मजबूत कल्चर और पार्टिसिपेशन जो है वो मुख्तलिफ मार्जिनलाइज्ड या दूसरी कम्युनिटीज़ की नेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंतहाई अहमियत की हामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद शेड्यूल ऑफ पोस्ट के ऊपर भी बहुत सारा झगड़ा है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं। PS क्लेम करती है कि उनकी इतनी सीट्स हैं, PMS क्लेम करती है उनकी इतनी सीट्स हैं। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि 1954 के जो स्केड्यूल था CSP के साथ, उसमें पंजाब की उनके जो सब प्रोविंशियल सब कैडर था उसमें 58 सीट्स थी, जो बाद में बढ़ के 115 होगी। फिर 1993 में एक फार्मूला आया जिसके तहत जो सब कैडर थे उसके ऊपर एक फार्मूला लगना था। उसके मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं अगर आप उसको देखें तो, लेकिन वो सब कैडर्स की बजाय पूरे डिपार्टमेंट्स पे लगा जितने भी प्रोविंशियल SNGADs थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो चीज़ें थी वो पैस के हक़ में होगी और बहुत सारी पोस्ट भी उनके हक़ में होंगी। जो बाकायदा तौर पे जो स्ट्रक्चरल चीज़ थी वो उसकी ही नेगेशन में थी। फार्मूला लगना था सब कैडर्स के ऊपर, वो फार्मूला डिपार्टमेंट्स के ऊपर लगा। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ये जानते हैं, या जो एडमन लॉ को जानते हैं कि हर सर्विस का कैडर होता है, इसलिए PAS और PMS का अपना अपना कैडर है। उस चीज़ को फिर 2020 में रेक्टिफाई किया गया और उन्होंने अपनी पोस्ट जो थी वो 115 से बढ़ा के सूबा पंजाब में 447 कर ली और पूरे पाकिस्तान में 1144 कर ली। उसमें भी इंटरेस्टिंगली पार्ट बयान करने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब के दौर में जब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हो रही थी, उनको ये ब्रीफिंग दी गई कि PAS की पूरे पाकिस्तान में 1850 से ज़ायद सीट्स हैं, हत्ता कि PAS की सीट्स उन्हीं शेड्यूल ऑफ पोस्ट के मुताबिक 289 थी।
और फिर उन पोस्ट को डीएमजी के मुताबिक 1850 से कम करके 1147 कर दिया गया और ये सेलिब्रेट किया गया कि पैस ने अपना साइज़ कट कर दिया है। हत्ता कि ऐसा नहीं था, उन्होंने सीट्स अपनी जो हैं वो 290 से बढ़ा के 1145 कर ली पूरे पाकिस्तान में। तो ये भी एक किस्म का वाइट कॉलर फ्रॉड है। अगर आप वाइट कॉलर फ्रॉड को या वाइट कॉलर क्राइम्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम्स को जांचना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज की तारीख ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसको परखना भी चाहिए कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए, एसआरओज के ज़रिए कैसे लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस को और दूसरे लॉ को सिरे से रद्द किया गया है। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि जितने भी CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नेंस के स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग पाकिस्तान में पब्लिक लाइफ को रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज की तारीख को ज़रूर पढ़ें। इसके ऊपर रिपब्लिक पॉलिसी ने एक रिसर्च भी की है कि पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज उस वक्त तक रिफॉर्म नहीं हो सकती जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट, एग्जेक्टिव अलाइनमेंट, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट, कोडेड अलाइनमेंट और टर्म्स एंड कंडीशंस को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ना गुजारा जाए। तो ये बुनियादी तौर पे झगड़ा, इसको मैं आखिर में ऐसे कंक्लूड करूँगा कि PMS और पैस के झगड़े को ख़त्म करने के लिए आईने पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। उसके साथ जो इनेक्टमेंट्स हैं, फेडरल सिविल सर्विस एक्ट और जो प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट एक्ट है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा लॉलेसनेस है। जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और SNGADs की ख़तों की दावत है या जो नोटिफिकेशंस हैं, मैं एक सिर्फ आपके सामने मिसाल रखूँगा कि अब जो फेडरल सिविल सर्वेंट्स एक्ट है उसका डोमेन सिर्फ फेडरल सर्विसेज और फेडरल पोस्ट है। वो प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स एक्ट के होते हुए प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल पोस्ट के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर कैसे फेडरल सिविल सर्वेंट्स एक्ट सूबों में काबिल अमल हैं? और फिर इससे बढ़ के जैसे आजकल जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो देख रहे होंगे कि प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसके तहत ट्रांसफर्स हो रही है। ये कैसे मुमकिन है कि वो फेडरल सिविल सर्वेंट्स पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? तो जब तक पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में कानून, आइन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, सिविल सर्विसेज जो हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार रहेंगी। अभी जो सिविल सर्विसेज का निज़ाम है वो कब्ज़ा के ऊपर है और कब्ज़ा के बारे में भी कहा जाता है कि पोजेशन इज़ 9/10 ऑफ लॉ। तो यही चीज़ है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो PMS और PAS का झगड़ा है उसको आइन, कानून, इंसाफ और लेजिस्लेशन के मुताबिक हल किया जाए ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है और जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप हमारी गवर्नेंस के ऊपर वीडियोस देखते रहिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।